मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन की। नहीं सर, बिल्कुल। जो लोगों में आजकल जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये पाया जा रहा है, एक 15 मिनट की बुक पे पहुँचे फिर फ़ोन आ गया हाथ में या मैसेज देना। सर उससे कैसे बचा जाए? इंस्टाग्राम, यूट्यूब आपको वैसी चीज़ रिकमेंड करता है। हाँ, वो उसकी एल्गोरिथम ऐसी है। एल्गोरिथम ऐसी है। तो सर आप पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें देखो ना। हाँ, आप शॉर्ट ट्रिक्स देखो, आप रीजनिंग के, मैथ्स के क्वेश्चंस देखो, जीएस की ऐसी वीडियोस देखो जो शायद सपोज 1 मिनट में अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट याद करा दे, हाँ, इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी। हाँ बिल्कुल सर, 1 मिनट में आपको कोई नदियां याद करा दे, 1 मिनट में कोई आपको डांस याद करा दे, सर आप इनको देखिए ना। तो अगर मिडिल क्लास आदमी अगर या स्टूडेंट या बच्चा कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाना चाहता है तो एक रेप्यूटेड जॉब कौन सी है वो उसको चूज करे? एसएससी के थ्रू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हम एसएससी सीजीएल को मानते हैं। और एसएससी सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर की कोई भी पोस्ट अगर आपको मिलती है, चाहे आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाएं, चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएं, चाहे ऑडिटर बन जाएं, काफ़ी सारी पोस्टें हैं सर उसमें। मॉक टेस्ट कितने ज़रूरी हैं, क्यों ज़रूरी है, देना भी चाहिए या इनका कोई मतलब नहीं है, या बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल है मतलब हमारी सिलेक्शन जर्नी में इसका मॉक टेस्ट का? जब तक हम उस एनवायरनमेंट में नहीं जाएंगे जिस एनवायरनमेंट में पेपर होना है, तब तक सर कैसे क्वालिफाई होगा? अगर मुझे सब आता भी है, जब तक मैं उस प्रेशर में काम करना नहीं सीखूंगा तब तक कैसे रिजल्ट आएगा? जो भी अदर स्टेट का जनरल में काउंट होगा क्या दिल्ली पुलिस के साथ? कि जब कोई स्टेट वैकेंसी निकालता है पुलिस की, तो वो क्या करता है, अपने स्टेट के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहता है, इसलिए वो उनके कोटे को वैल्यू करता है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है ये सेंट्रल की वैकेंसी है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो दोस्तों, आज हमारा सेकंड पॉडकास्ट है और आपको बता दूं मैं आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है और मैं आपको उनसे मिलाना चाहूँगा। वो काफ़ी समय से एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। हमारे विनय तिवारी सर, रीजनिंग के मेंटर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे छोटी सी कुटिया में। सर थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आपको आज यहाँ पे हमने बुलाया, कुछ सवाल हैं सर बच्चों के, मेरे नहीं बच्चों के। तो क्योंकि हम इस प्रोग्राम के थ्रू बच्चों के सवाल आप तक लेके आते हैं जो आप तक पहुँचते नहीं हैं, जो बच्चे हमें कमेंट्स करते हैं उन सब के, ठीक है। और ये छोटी सी हमारा सेटअप है सर, थोड़ा सा। नहीं बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है सर, और थैंक यू सर कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। मैं भी क्योंकि होता क्या है कि हम लोग भी बच्चों से कई बार इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनके डाउट्स नहीं ले पाते हैं, तो इसी माध्यम से ही सही हम लोग कम से कम उनके वो डाउट्स जो एक्चुअली में बहुत जेन्युइन है, जो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, शायद हम लोग यहाँ पर अच्छे से कर पाएँ, और इससे फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के वो जो डाउट्स हैं जो शायद अभी पूछ भी नहीं पाए थे, उनके मन में है, शायद उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है सर। ठीक है सर, इस पॉडकास्ट के सर मैं रूल बता देता हूँ। अच्छा, रूल भी है सर? इसका सबसे बड़ा रूल ये है कि इसके कोई रूल नहीं है सर। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ आपको कोई प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है सर? बिल्कुल सर, ये अच्छा है सर, कम से कम विदाउट रूल। विदाउट रूल आपने कोई गेम शो शुरू किया, ये अच्छा लगा सर। ठीक है सर, जैसे जैसे प्यार मिलता जाएगा हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे लोग, तो मतलब हमारी रीच मिलेगा सर आपको, बिल्कुल। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन सर जो मेरे आया था कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या मिडिल क्लास फैमिली से आती है, तो मिडिल क्लास एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ ना कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, ये करूँ ये कर लेता हूँ, नहीं ये करता हूँ। तो अगर मिडिल क्लास आदमी अगर या स्टूडेंट या बच्चा कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जाना चाहता है तो एक रेप्यूटेड जॉब कौन सी है वो उसको चूज़ करे, जिसका वो एग्ज़ाम भर सकता है, उसके साथ जा सकता है? देखिए सर, अगर मैं एसएससी के थ्रू बात करूँ तो एसएससी के थ्रू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हम एसएससी सीजीएल को मानते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल एक ऐसी जॉब है जहाँ पर ग्रुप सी और ग्रुप बी में हम लोग लगते हैं। ग्रुप बी मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बिलो आईएएस, इसीलिए एसएससी सीजीएल को मिनी आईएएस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मिनी आईएएस में अगर आपको जॉब करने का मौका मिले और आपका ख्वाब हो तो हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे अपनी लाइफ में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे जब हम लोग 90% स्कूल के दिनों में सोचते थे तब हमारे 75% आते थे। तो जब तक हम ड्रीम बिग, बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। और एसएससी सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर की कोई भी पोस्ट अगर आपको मिलती है, चाहे आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाएं, चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएं, चाहे ऑडिटर बन जाएं, काफ़ी सारी पोस्टें हैं सर उसमें जो बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे लगने के बाद ऐसा कहते हैं ना सर, जॉब लेना
खाली जॉब लेना नहीं है सर, पैसा, क्योंकि बट ऑब्वियस है जहाँ पे अच्छी सैलरी मिलेगी उसी के थ्रू तो हम अपनी चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे, अपने सपने को भी पूरा कर पाएंगे। और वो सपने, वो चीज़ें जो शायद हम लोग बचपन से लेकर अब तक मिस कर रहे थे, ज़रूरतें सर हमारी भी बहुत हैं और बच्चों की भी हैं, हम उसे नहीं पूरा कर पाते हैं। लेकिन जब हमारी जॉब लगती है तब हम उनको क्या कर पाते हैं, पूरा कर पाते हैं। और अगर बड़ी जॉब लगती है तो सर हम ड्रीम बिग बहुत अच्छा पूरा कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि जिस दिन जॉब लगती है ना, पेरेंट्स जितने ज़्यादा खुश होते हैं ना सर बिल्कुल वो इमोशन, हाँ सर, उस इमोशन के लिए मुझे नहीं लगता कि सर कुछ वर्ड्स कहीं से भी मिल पाएंगे। जैसे ही आपका वो नाम जब उस PDF में नाम दिखता है ना सर, कि प्रतीक सिंह, हाँ ये विनय तिवारी का नाम, सर वो PDF में नाम देखने के बाद सर आप अपने इमोशन को रोक ही नहीं पाएंगे सर, ऐसा होगा सर। जैसे आपने अभी बात करी कि पैसा है जॉब में, अगर हम CGL के क्वालिफाई करते हैं या इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं या एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं या जो भी MEA में जाते हैं, किसी में भी जाते हैं, तो क्या सैलरी स्टार्टिंग होती है सर? सब डिफरेंट पोस्ट की अलग अलग सैलरी होती है या एक पे स्केल होता है? नहीं सर, अगर हम लोग बात करें तो CGL के थ्रू जो है वो लेवल 4, 5, 6, 7, अब 8 भी था लेवल, AAO की पोस्ट थी जो पिछले साल से हटा दी गई, नहीं आ रही है। तो लेवल 7 तक की पे हमारी मिलती है। और लेवल 7 पे अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग के डेज में जब आप ज्वाइन करते हो तो लगभग 75 से 80 हज़ार रुपए के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलना शुरू होती है। राइट, ओके सर। अब अगला वेतन आयोग आने वाला सर, बिल्कुल। तो ये सैलरी सर बढ़ के कितनी हो जाएगी? सर ये सैलरी 1+ हो जाएगी, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। बिल्कुल 8th पे कमीशन। हाँ, ये जो सैलरी सर आपने बिल्कुल सही बोला कि जो सैलरी मैं बता रहा हूँ ये 7th पे कमीशन के हिसाब से है और ये स्टार्टिंग सैलरी है, जिसमें अगर मैं बोलना चाहूँ तो लेवल 7 पे लगभग 44,500 बेसिक पे होता है, मतलब जो मिलना ही मिलना है। उसके बाद HRA, TA, DA और सारी चीजें मिला करके फिर ये सैलरी आपकी 75 से 80 हज़ार रुपए। XYZ 3 टियर की हमारी सिटीज हैं, तो उसके हिसाब से 65 Z सिटी पे, Y पे आप लोग की करीब 70-75 के बीच में, और 80-85 हो जाती है लगभग आपकी X सिटीज में। ओके, ठीक है। तो 8th पे कमीशन के बाद ये सैलरी जो है वो 1+ डेफिनेटली हो जाने वाली है। और मुझे भी लगता है कि जब तक हमारा ये पॉडकास्ट आएगा और इस बार के जो बच्चे सेलेक्ट होंगे तो वो ज्वाइनिंग जो उनकी होनी है ना सर, वो होनी तो 8th पे कमीशन पे ही है। तो मतलब आप ये सोच के चलो कि आपको सैलरी 70-75 भी नहीं, 1 लाख की हम बात करें, 1 लाख प्लस की। 1 लाख रुपए की सैलरी। बढ़िया सर, ये कंफ्यूजन बच्चों का दूर हुआ है कि इसको 75-80 हज़ार की जॉब ना माने स्टार्टिंग में। ये 1 लाख से ऊपर की है। परफेक्ट, ठीक है सर। दूसरा सर, मेरे को CGL में ही थोड़ा सा और डीप जाते हैं, तो मेरे को ये पूछना है, अगर मैं फ्रेशर हूँ, मैंने इससे पहले CGL की तैयारी नहीं करी, तो मेरे मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है एज ए स्टूडेंट कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे इसमें सिलेक्शन लिया जाता है? अगर मैं एक भाषा में पूछूं या एक वर्ड में पूछूं, SSC CGL क्या होता है? यस, तो देखिए सर, अगर हम लोग SSC CGL की बात करें तो SSC CGL का जो एग्ज़ाम है उसकी सिलेक्शन के लिए वैसे तो 2 टीयर्स, मतलब 2 एग्ज़ाम होते हैं। राइट। पहले टीयर को हम लोग CBT 1, वैसे SSC के उसमें टीयर 1 बोलते हैं। राइट। तो टीयर 1 जो होता है सर, उसमें बेसिकली आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग, GS और इंग्लिश। ओके। सब में 25-25 क्वेश्चन है, 50 नंबर का है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी? हाँ, तो 60 मिनट आपको पूरा समय मिलता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, जिसे हम आधे नंबर बोलते हैं। राइट, ओके। लेकिन एक अच्छा यहाँ पर ये है कि पहले CBT 1 के भी मार्क्स जोड़े जाते थे, बट अब 2022 जब से पैटर्न चेंज हुआ है, CBT 1 केवल क्वालिफाइंग है। दैट मीन्स इसका एक कट ऑफ आएगा जो कि अब अगर मैं आपको बात करूं तो वो 75% क्रॉस कर चुका है। यानी जो 100 क्वेश्चन का पेपर था 200 नंबर का, अब वो 150 प्लस जो लास्ट कट ऑफ के सामने हमने देख लिया है। तो इसका मतलब कट ऑफ हाई है थोड़ा सा। राइट। तो टीयर 1 क्वालिफाइंग है, इसके कोई नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन इसकी कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ेगी, तभी आप CBT 2 यानी टीयर 2 दे पाएंगे। राइट। अब जब हम टीयर 2 में पहुंचते हैं सर, टीयर 2 ही फाइनल है। यहाँ आपने बेस्ट किया तो आपकी जॉब कंफर्म है, यहाँ गड़बड़ी हुई तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर मेरिट में भी जुड़ेंगे। यस, यहीं से मेरिट बननी है। राइट। तो अब एक टीयर 2 अच्छा भी हो गया सर पहले से। हाँ। क्योंकि अब जो आपने टीयर 1 में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, सेम वही सब्जेक्ट्स अब आपके टीयर 2 में भी आने हैं। राइट। टीयर 2 में वही मैथ्स, वही रीजनिंग, वही GS और वही इंग्लिश आने वाली है। अगर मेरिट की बात करूं तो इन्हीं सब्जेक्ट से बनती है, जो कि 390 नंबर का है। ठीक है, लेकिन इसमें सर कंप्यूटर और एक टाइपिंग
ये 2 और होते हैं, ये क्वालिफाइंग होते हैं। कंप्यूटर की मैं बात करूं, ये स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होते हैं? नहीं सर, ये सबके लिए है। सबके लिए हाँ, ये कंपलसरी फॉर ऑल है, ये Okay. सबको देना ही देना है यहाँ पर। तो और आपको इसका कट ऑफ भी क्वालिफाई करना है। अगर आप मान लीजिए सपोज टाइपिंग नहीं क्वालिफाई करते हैं, तो उससे पता है क्या होता है सर, जो टाइपिंग वाली पोस्ट है आप उसके लिए नहीं एलिजिबल हो। तो दैट मीन्स आपको ये क्वालिफाई करना कंपलसरी है। जैसे अगर मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाता हूँ टाइपिंग टेस्ट, अगर मेरा प्री भी क्लियर हो गया और मतलब मेंस भी क्लियर हो गया, लेकिन मेरे से किसी भी चांस ये रह गया, तो सर टाइपिंग रह गया, हाँ, तो जो इसकी पोस्ट होंगी टाइपिंग वाली, उनमें आप एलिजिबल ही नहीं होगी, तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट टाइपिंग की है। तो इसलिए कंपलसरी मैंने बोल दिया कि आपको इसे क्वालिफाई करना ही होगा। जैसे अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, 20 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के, और जो एसएससी सीजल में कट ऑफ जा रहा है वो 27 नंबर जा रहा है पिछले 2-3 सालों से। दैट मीन्स आपको 60 में से 27 नंबर लाने ही होंगे कंप्यूटर के अंदर। और टाइपिंग में आपका एक होता है कि बस सिंपली आप टाइप कर दो। अगर मैं नॉर्मली बोलूं, अगर आपकी 25 से 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड है तो आप क्लियर कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फाइनल मेरिट आप लोग की टियर 2 के 390 मार्क्स से प्रिपेयर की जाती है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं सर, एक पोस्ट होती है इसमें जेएसओ की, हाँ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इकलौता। पहले AA की पोस्ट भी हाँ, जो हटा दी अभी। तो अब केवल एक पोस्ट बची है जेएसओ की, जिसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बोलते हैं। इसके लिए इस पेपर के अलावा एक पेपर और कंडक्ट कराया जाता है, जो कि नेक्स्ट डे कंडक्ट होता है, अगले दिन। जैसे आज मेंस पेपर जो है, आज आपने ये पेपर दिया जिसमें सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर और टाइपिंग था। नेक्स्ट डे आपका जेएसओ वाला, जिसमें स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जो होता है, उसका पेपर होता है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर वहां पर कंडक्ट कराया जाएगा आपका। और ये इसी पोस्ट के लिए, जेएसओ के लिए, और इनकी मेरिट इसीलिए अलग बनती है। दैट मीन्स आपने 100 नंबर का एक्स्ट्रा पेपर दिया ना, तो 390 के बाद आपका 100 नंबर का जो 200 नंबर का जो एक और पेपर है वो और ऐड होगा, और इनकी मेरिट अलग बनाई जाएगी। परफेक्ट, ओके सर, ठीक है सर। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सीजीएल का। मतलब ऑलमोस्ट जो भी बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है या देखता है, सारे कन्फ्यूज़न उसके दूर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न वाला सवाल है या कोई क्वेश्चन है आपका, तो नीचे कमेंट्स में डाल देना, हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और सर एक सवाल आपका इसी में और था, जैसे कोई फ्रेशर है, हाँ सॉरी, हाँ, एक फ्रेशर वाली बात पे और कर लेते हैं। ये तो हमने जान लिया कि कैसे चीज़ें करनी है। जैसे मान लीजिए सर कोई फ्रेशर है, उसको ना कम से कम तैयारी करने के लिए 6 से 8 महीने का समय माइंड मेकअप करके कूदना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना सर, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में अगर आपने कहीं पर भी गिव अप कर दिया तो आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो 6 से 8 महीने मैंने क्यों बोला, जैसे एक नॉर्मल किसी भी एग्जाम के सिलेबस को अगर आपको अच्छे से पूरा करना है तो 4 से 5 महीने चाहिए ही चाहिए। और ये 4 से 5 महीने आपको रेगुलर 7-8 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी, जिसमें आप कहीं सपोज मान लीजिए 3-4 घंटे आप कहीं से क्लासेस ले रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जितनी देर आप क्लासेस या कुछ पढ़ रहे हैं, उतना ही टाइम आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी देना है। हाँ, आपने सपोज 1 घंटे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा, तो उतना ही 1 घंटे आप खुद रिवाइज करिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, तब जाके आप कहीं पे परफेक्ट हो पाएंगे। 5 महीने आपने सिलेबस कवर करने में मान लीजिए लगा लिया, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस लेवल के या किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। यानी अपने आप को पैटर्न्स के लेवल पे अपडेट करने के लिए आपको कम से कम 2 महीने जम करके जितने PYQs हुए हों, चाहे वो सीजीएल के हों, CHSL, MTS, कोई फर्क नहीं पड़ता, SSC ने कराए हैं, सारे लगाने हैं। और उसके बाद कम से कम लास्ट के 1 से 1.5 महीना अगर मैं बात करूं तो आपको मॉक्स लगाने पड़ेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी, ये 2 बहुत अच्छी हो जाएगी। और किसी भी एग्जाम में अपने आप का बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए आपकी स्पीड का होना और आपकी एक्यूरेसी का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सर इससे ना मेरे को एक और इसमें क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे अभी जनरली ये देखा जाता है कि काफ़ी समय से हम ये देख रहे हैं, लोग ना मॉक टेस्ट को बहुत ज़्यादा ईजी वे में लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग फॉर एग्जाम्पल किसी का पेड बैच लिया किसी ने, ठीक है, पढ़ा, कुछ सेल्फ स्टडी कर ली और जाके एग्ज़ाम सेंटर में गए। जो अधिकतर जो रिपीटर हैं जिनका क्लियर नहीं हो रहा, और उनके ये क्वेश्चन है कि जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ वो गड़बड़ कर देते हैं, जो क्वेश्चन उनसे आता भी है ना वो भूल जाते हैं। तो इसमें मॉक टेस्ट की क्या भूमिका है? मॉक टेस्ट कितने ज़रूरी हैं, क्यों ज़रूरी हैं, देना भी चाहिए या इनका कोई मतलब नहीं है, या बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल है
मतलब हमारी सिलेक्शन जर्नी में इसका मॉक टेस्ट का। बिल्कुल सर, जैसे क्या होता है कि सर जो तैयारी कर रहा है, जो सीरियस बच्चा है सर, उसने सिलेबस पूरा कर लिया, उसने स्टेप्स जो मैंने अभी बताया सिलेबस पूरा कर लिया, PYQs लगा लिए, लेकिन सर मुझे एक बात बताइए ना, जब तक हम उस एनवायरनमेंट में नहीं जाएंगे जिस एनवायरनमेंट में पेपर होना है, तब तक सर कैसे क्वालिफाई होगा। जैसे अगर मेरे को 60 मिनट में वहां पे एक ऐसा प्रेशर जहां पे चूं तक की आवाज नहीं होने वाली है, उस एनवायरनमेंट में मुझे पेपर देना, और प्रेशर ये है कि मुझे ये 100 क्वेश्चन में कम से कम 80-85 सही करने हैं, ये प्रेशर हैंडलिंग। और सर होता क्या है ना, अगर मुझे सब आता भी है, जब तक मैं उस प्रेशर में काम करना नहीं सीखूंगा तब तक कैसे रिजल्ट आएगा। पॉइंट है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देने के पीछे हम लोग भी इतना ज़्यादा प्रेशर इसीलिए करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप उस प्रेशर को डील करना, उस प्रेशर को हैंडल करना सीख जाएं, जिससे आप जब सब्जेक्ट वाइज टाइम बांटते हैं कि सपोज जैसे मैं बात करूं GS को हम कहते हैं कि 7-8 मिनट या 10 मिनट में ख़त्म कर दूं, तो सर वो 10 मिनट में कब बनेगा आप मुझे बताइए ना, जब तक आप रोज़ 10 मिनट में नहीं लगाओगे। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कि उसको भी 8-10 मिनट दीजिए, उसको ख़त्म करिए, तो 10 मिनट में इंग्लिश तभी बनेगी ना, क्योंकि 25 क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल 25 क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड भी तो आपके अंदर होनी चाहिए। रीजनिंग को भी हम कहते हैं 10-15 मिनट में बना दो। तो सर ये, और उसके बाद मैथ्स को सबसे लास्ट में हम हमेशा कहते हैं करने के लिए, क्योंकि मैथ्स में कभी ना कभी कोई क्वेश्चन फंसने के बाद आपको दिक्कत होने लगती है, तो इसीलिए मैथ्स को अटेम्प्ट करने के लिए हम लास्ट में इसीलिए बोलते हैं, ताकि जब आपका कोई क्वेश्चन फंसे भी तो आप 3 सब्जेक्ट अच्छा कर चुके हैं ना, तो आप प्रेशर में ना आए और बढ़िया से अपना वहाँ पर दे पाएँ। तो इसलिए बिना मॉक टेस्ट दिए अपनी स्पीड को और अपने टाइम मैनेजमेंट को आप अच्छा नहीं कर पाओगे, इसलिए मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके सिलेक्शन में। ओके, अभी हमें CGL पे जहाँ तक है हमने सब ऑलमोस्ट सारी चीज़ डिस्कस कर ली। बिल्कुल ठीक है, तो इसके अलावा भी जिन लोगों के क्वेश्चन होंगे वो कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। जी बिल्कुल सर, अब मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए सर, एक बहुत पॉपुलर वैकेंसी है और लोगों का थोड़ा विश्वास कम हुआ है इस वैकेंसी के ऊपर, क्योंकि विगत वर्षों में जो पिछले वर्ष हैं उनमें कभी पेपर लीक हो जाता था, कभी री एग्ज़ाम हुआ, तो ऐसे मतलब मैं थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं सर यूपी पुलिस की। लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ, कैंसिल हुआ, उससे पहले UPSI के साथ ऐसा हुआ था, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, फिर लीक हुआ, फिर दोबारा हुआ। सर ट्रेनिंग से ही कुछ लोग एक साल तो ऐसा हुआ है कि ट्रेनिंग से वापस बुलाया। लेकिन अभी क्या है कि हम मतलब देख रहे हैं थोड़ा सा बेहतर हुआ सिस्टम। ठीक है, पहले शायद ऑफलाइन पेपर होता था, फिर ऑनलाइन पे भी आए। अब मेरे को बस ये पूछना है कि एक बहुत ज़्यादा ट्विटर पे भी आया था, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी आया था, आने वाली है आपकी। तो सुनने में आ रहा है जुलाई में भर्ती आएंगी। यूपी पुलिस सबसे पॉपुलर वैकेंसी है सर, और जो भी हमारे यूपी के बच्चे हैं वो तो भरते ही हैं, लेकिन जो हरियाणा के हैं वो भी इसको प्रेफर करते हैं, और अदर स्टेट के भी काफ़ी इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है। इसमें 2 वैकेंसी आने वाली हैं, यूपी पुलिस एंड कांस्टेबल एंड SI अभी तक। हाँ, तो मेरे को बस जानना है कि सर अगर मैं इसकी तैयारी करने से होता, मैं एक गांव से हूँ सर, कोई भी गांव हो जाए, जिस गांव से हो, मेरे को अगर यूपी पुलिस के लिए जाना है, नो डाउट बहुत अच्छी जॉब है। आप बताओ सर क्या करना चाहिए मेरे को, मैं क्या कैसे इस वैकेंसी के बारे में मैं तैयारी करना स्टार्ट करूँ, क्या है ये वैकेंसी? देखिए सर, अगर मैं एक ग्रामीण क्षेत्र की परिवेश की बात करूं तो वहाँ पे ना जैसे एक वर्दी का अलग ही रौब है, राइट, और एक सपना अलग है कि मतलब लोग ना यूपी पुलिस की जॉब लेने के लिए सपना देखते हैं बचपन से कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मेरे पास SI की मतलब मेरे पास वो वर्दी होगी, हाँ, या मैं यूपी पुलिस में लगूंगा। और एक और है कि गांव में ना आप जाने जाते हो कि मतलब फलाने का जो लड़का है ना वो SI लगा है। तो ये जो लाइन है ना सर, इसको सुनने के लिए तो हमारे आपके भी कान तरसेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए यूपी पुलिस की जॉब लेना ना सर थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर मैं SI की बात करूं, पहले SI की जॉब लेना इसलिए भी टफ हो गया है क्योंकि बच्चा पागल है, और कुछ बच्चे तो खाली तैयारी ही इसी चीज़ की कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन आएगी उस दिन से मैं पागलों की तरह और उसमें दौड़ में लग जाऊंगा, फिजिकल के लिए लग जाऊंगा और एग्ज़ाम निकालूंगा। क्योंकि सर एग्ज़ाम तो बहुत बच्चे निकाल लेते हैं, फिजिकल नहीं निकल पाता है, रनिंग नहीं हो पाती बहुत सारे बच्चों से। आपने शायद जब कांस्टेबल की रनिंग हो रही थी तो आपने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी कि एक लड़की थी वो एक तरीके से गिर गई, मतलब हाँ उसकी रनिंग पूरी कराई गई, या उसके पैर शायद फ्रैक्चर सा भी कुछ आया बीच में। तो सर
मैंने उसकी ये- वीडियो काफ़ी हुई थी। ये आपको दिखता, ये चीजें क्या बताती हैं सर? पागलपन है, दिल है, मतलब दिल लगा हुआ है इस भर्ती से। तो अगर आप यूपी पुलिस में एसआई लगना चाहते हैं सर, तो आप लोग को पहली चीज़ तो ग्रेजुएशन पास होना पड़ेगा। और जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं कि भर्ती आ जाएगी इस महीने, अगले महीने के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका होगा तो ही भर पाओगे। और आपका जो इसके पेपर का लेवल भी अगर मैं बात करूं सर, जैसे एसएससी से या जितने अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनसे थोड़ा अलग भी है। जैसे हाँ, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स के सेक्शन को मैं पहले देखना चाहूँगा कि रीजनिंग और मैथ्स के सेक्शन की जब मैं बात करता हूँ तो रीजनिंग और मैथ्स में रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं 37 क्वेश्चन की बात की जाती है, बट जब पेपर बनता है तो पतला रीजनिंग आ गई, 50 क्वेश्चन आ गए। और यहाँ पे सिचुएशनल बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर यूपी जीके एक अलग रोल प्ले करता है क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम है, तो भर तो कोई भी सकता है, किसी भी स्टेट का बच्चा, लेकिन यूपी जीके जो होता है वो गेम चेंज कर देता है। अब जो यूपी का बच्चा है वो तो यूपी जीएस के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानता है कि यूपी की क्या जीएस है या जीके है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए यहाँ पर टफ हो जाता है थोड़ा सा। और अदर स्टेट के लिए इसलिए भी टफ हो जाएगा क्योंकि वो केवल जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। वो अदर, हाँ, मतलब 5% का कोटा होता है नहीं, या नहीं, कुछ नहीं है सर। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो और यूपी के अंदर फॉर्म भरते हो तो आपको जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना होगा, चाहे वो किसी कैटेगरी से हो, चाहे वो एससी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एसटी से हो, किसी से भी हो। यूपी में आने के बाद ये सर सबके लिए, हर स्टेट का। सपोज यूपी वाला किसी अदर स्टेट की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करता है तो वहां पर भी वो जनरल में ही फाइल करेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर कंपटीशन जनरल के लिए टफ होता जा रहा है। अच्छा। बिल्कुल सर। सर इसमें मेरे को एक क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मेरा काम है कंट्रोवर्शियल। सर जैसे मैं बाकी अदर कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, जो जर्नल की जो कट ऑफ जाती है जैसे, तो वो हाई जाती है, कंपटीशन मतलब उसमें। अब अगर अदर स्टेट वाला भी ये चल रहा है मैटर, तो सर किस तरीके से, मतलब थोड़ा आपको अगर आप मानो, अगर आपके पास ये पावर होती ये सिस्टम को बदलने की, कि मतलब कट ऑफ सिमिलर करनी है या कट ऑफ डिफरेंट करनी है, तो कैसे आप निकालते इस चीज़ को? सर देखिए, ये तो बहुत मुश्किल काम है, आप भी समझ रहे होंगे कि लाखों बच्चों में और हज़ारों वैकेंसीज के लिए सेलेक्ट करना। तो सर जो एलिजिबल कैंडिडेट है वही पहुंच पाता है, ये तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। लेकिन सर पता है यहाँ दिक्कत क्या होती है? इससे क्या है कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, मैं रिटन एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ और ये कहीं का भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन गेम ना सर फिजिकल का ही है सारा। तो अगर मुझे कट ऑफ को करने की बात कही जाए तो मैं तो बस एक ही चीज़ कहूँगा कि जिनकी एज, मतलब क्योंकि मैं उनको बहुत वैल्यू करता हूँ सर, जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, राइट, क्योंकि सर मेरा उनसे दिल लगा होगा, क्योंकि इसके बाद वो पागलों की तरह क्यों लगा है, क्योंकि इसके बाद उसका मौका ही नहीं होगा, क्योंकि उसका सपना है। तो सर मैं उनको ना सेलेक्ट करना चाहूंगा सर, क्योंकि बट ऑब्वियसली सर उनके पास इसके बाद रास्ता नहीं है, लेकिन जिनकी एज है भाई वो इस बार नहीं अगली बार दे लेंगे। और जो सर 30 साल का होने वाला है, मुझे ये भी लगता है कि सर वो ज़्यादा सीरियस होगा, ज़्यादा गंभीर भी होगा इस जॉब को लेकर भी, क्योंकि जब वो जॉब में आएगा ना तो इससे कुछ लोग होता है कि छोटी एज में जॉब लग गई, वो ना ओहदे को नहीं संभाल पाते। तो मुझे ये भी लगता है कि जब कोई एक उम्र दराज, मतलब जिनकी उम्र अच्छी होगी, लास्ट स्टेज पे होंगे अपने, वो बहुत सिंसियर होंगे सर। पर ये भी तो ऐसा ये भी ऐसा थोड़ा सा, इसमें मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है सर। तो अच्छा, चलो मेरे को ये लगता है कि मतलब हाँ उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि अगर आप करना चाहोगे तो कैसे करोगे, तो बट ऑब्वियसली जो लास्ट मौके वाला होगा सर उसको वो चीज़ मिल जाएगी ना सर, तो उसकी वैल्यू बहुत अच्छी करेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं सर। एक ना रेलवे पे आते हैं हम, पिछले साल से ना रेलवे काफ़ी आने लग गया, सुधर गया, बहुत अच्छा। अब कैलेंडर आ रहा है, हाँ अभी टाइम से नहीं आ रहे, बट ठीक है, एग्ज़ाम एटलीस्ट हो रहे हैं सर। हाँ ये अच्छी चीज़ है, एग्ज़ाम हो रहे हैं। जैसे सर अभी मैं देख रहा था आपने एनटीपीसी पे काफ़ी मतलब मेहनत करी, आपने 6-6 घंटे की, आपने 12-12 घंटे की आप लोगों ने क्लासेस दी, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे सर अभी ग्रेजुएट का आया है, अभी आएगा यूजी का एग्ज़ाम, ठीक है सर। एग्ज़ाम यूजी में आप सेम मेहनत करने वाले हो, ये मैंने सुना है सर। बिल्कुल सर, मेरे को सर रेलवे में 2-3 क्वेश्चन जो बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे वो जेन्युइनली मेरे को पूछना है।
एक तो सर जो तैयारी कर रहा है ALP की, उसमें ना एक बहुत बड़ी चीज़ है, लोग जिसके बारे में नहीं जानते, रेलवे का एक बहुत अमाउंट ऑफ स्टूडेंट है जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानता, साइकोमेट्रिक टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये क्यों ज़रूरी है सर? क्या है ये एक्चुअल में साइकोमेट्रिक टेस्ट? असिस्टेंट लोको पायलट की जो पोस्ट है ALP की, और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर, जो हमारी NTPC की जॉब है ना, इसमें भी एक पोस्ट है लेवल 6 पे स्टेशन मास्टर की, राइट, उसमें भी साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। यानी यही 2 पोस्ट हैं जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है रेलवे के अंदर। अब सर एक्चुअली में सर साइकोमेट्रिक टेस्ट है क्या? साइकोमेट्रिक टेस्ट है एक बंदे की कम्युनिकेशन को चेक करना, एक बंदे की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना, एक बंदा किसी इंस्ट्रक्शन को कितनी देर सुनता है, कितना फॉलो करता है, उसके साथ ही साथ प्रेशर हैंडलिंग चेक करना कि क्या प्रेशर हैंडल कर भी पाते हैं या नहीं। जैसे मैं इन सबको एक एक करके समझाना चाहूँगा। जैसे अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ, कोई भी ट्रेन आपको पता है सर वो सिग्नल्स के थ्रू ही चलती है, और तो कुछ है ही नहीं हमारा पूरा सिस्टम। तो सिग्नल अगर नहीं है तो जो भी नियर वाला स्टेशन है उसमें कम्युनिकेट करना कि क्या मैं गाड़ी को किस स्पीड में लेकर जाऊं, कैसे जाऊं, ये सारा कम्युनिकेशन है। अगर मान लो वहां से स्टेशन मास्टर कह रहा है कि नहीं आप गाड़ी को बहुत धीमे लेके आओ क्योंकि ट्रैक हमारा खराब है, और आपने नहीं सुना और आप थोड़ी स्पीड में गाड़ी लेके आए, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी आपका कम्युनिकेशन या आपकी लिसनिंग पावर अच्छी नहीं है, वो बहुत जरूरी है। यस, ठीक है। यही सेम चीज स्टेशन मास्टर पे भी देखिए लागू हो गई ना। अगर मान लीजिए वो बोल रहा है कि नहीं आगे भीड़ खड़ी है और मैं ट्रेन आगे ले ही नहीं आ पाऊंगा, तो मैं ट्रेन यहीं खड़ी कर रहा हूँ बहुत पीछे, मतलब मुझे ट्रैक पे भीड़ दिख रही है, और स्टेशन मास्टर ने इस चीज़ को नहीं सुना, नज़रअंदाज कर दिया और उसने कहा नहीं आप ट्रेन ले आओ, जो होगा देखा जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन का एक वो हो गया। ठीक, दूसरा, आपने किसी विजुअल चीज़ को देखा, अब आपको वो कितना मेमोराइज रहती है ये भी चेक किया जाता है इसके अंदर सर। इसके लिए ना सर हमारा रेलवे की एक बॉडी है RDSO, रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रेलवे की इकलौती ऐसी बॉडी है जो रेलवे के हर चीज़ को डिज़ाइन करती है और उसके बाद वही पास करती है कि ये आएगा। सपोज जितने आपके आजकल रेलवे के कोचेस दिख रहे होंगे रेल वाले रेड कलर के, वो सारे वहीं डिज़ाइन हुए हैं और सब चीज़ें टेस्टिंग हुई हैं, तब जाके वो पास हुए हमारे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने ना सर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए एक PDF एक जारी कर रखा है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में हम किस किस चीज़ों को चेक करते हैं आपके लिए। और बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट क्वालिफाइंग ही होता है, इसके कोई नंबर वंबर नहीं होते हैं सर, लेकिन इसे क्वालिफाई करना फिर मैं वही कहूँगा बहुत ज़रूरी है। और स्टार्टिंग में मैंने बोला ये आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी सारी चीज़ों को चेक करने के लिए होता है। और सर इसको ऐसे ही नहीं चेक किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने सीजल में बात की थी, कंप्यूटर में बस चेक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ ये चेक करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी जॉब में काम ही उसी चीज़ का है। तो इसका मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट केवल टेस्ट नहीं है, आपकी जॉब का एक पार्ट है जो रेलवे आपको ज्वाइनिंग देने से पहले चेक करना चाहता है सर। और हम लोग लैग कर रहे हैं सर, मैं बताऊं सर, बच्चों को पता ही नहीं है, बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, यहाँ ऐड करना चाहूँगा। हम लोग यानी रेलवे अड्डा की तरफ से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए आपको अवेयर कर पाएँ। उसके लिए हम लोगों ने एक चीज़ भी कर रखी है कि आप अगर अड्डा की ऐप डाउनलोड करते हैं या अड्डा की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर हमने आपके लिए फ्री कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट दे रखे हैं, आप लोग जाइए उनको अटेम्प्ट करिए ताकि आपको एक आइडिया लगे कि एक्चुअली में साइकोमेट्रिक टेस्ट होता क्या है। और जब आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो, आपने अगर ALP का CBT 2 दे रखा है या आप NTPC के ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम दिए हैं और स्टेशन मास्टर का ड्रीम रखते हैं, सपना रखते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाकर के साइकोमेट्रिक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें और आगे प्रैक्टिस करें ताकि साइकोमेट्रिक की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके। ओके सर, बहुत अच्छी चीज़ है सर, आपने फ्री में दे रखा है। हाँ नहीं सर, क्योंकि सर इस प्लेटफॉर्म पे एक और है सर, जो अपना गरीब घर है ना सर, इसमें तो जो भी फैकल्टीज आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, उनको ना एक और है सर, उनको चीज़ें फ्री दे के जानी है हमारे बच्चों के लिए। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है सर, एक तो आपने दे दी। हाँ, और लास्ट में आपसे एक चीज़ और मांगूंगा मैं, वो बिल्कुल सर, जो ठीक है ठीक है सर, एक दिल्ली पुलिस वैकेंसी काफ़ी चर्चित है सर, आपने सुना होगा, तो इसके 2 क्वेश्चन है सर। पहला, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है? दूसरा, इसकी सैलरी कितनी है? सैलरी पे बहुत सवाल आते हैं सर इसके पे। सर देखिए, अगर मैं दिल्ली पुलिस में बात करूं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, और वही जैसे मैं सिंपली बताऊं कि वर्दी की जॉब लेना ना एक सपना ही है। और फिर वही सिंपल सी बात कि अगर आप किसी स्टेट में लगोगे
तो स्टेट बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें आपके घर से पोस्टिंग 100 किलोमीटर दूर भी हो सकती है, तो 400 किलोमीटर दूर भी हो सकती है, जितना उसका बॉर्डर एरिया होगा। लेकिन दिल्ली के अंदर सर का 35-40 किलोमीटर के रेडियस में रहोगे, सवेरे जाओगे शाम में चले आओगे सर, वो नौकरी होती है कि जब आपको घर परिवार सुबह शाम मिल रहा हो। इसलिए लोगों की प्रेफरेंस ज्यादा है। दिल्ली पुलिस सर, मैं सच बता रहा हूँ, जैसे ही दिल्ली पुलिस का फॉर्म आएगा ना सर, किसी भी स्टेट का बच्चा हो सर, आप देखना सर उसका पागलपन, दिल्ली पुलिस में लगना, दिल्ली पुलिस में लगना है, वो पागलपन। तो देखिए, अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं सर, आपने एक बड़ी चीज पूछी। जैसे इसमें सर, इससे पहले सॉरी टू कट यू, हाँ। जो आपने अदर स्टेट की वो बात बताई थी कि 5% कोटा, सॉरी 5% कह रहा हूँ, वो जो भी अदर स्टेट का जनरल में काउंट होगा, क्या दिल्ली पुलिस के साथ भी ऐसा? नहीं सर, ये आपने अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन क्लिक किया। देखिए होता क्या है कि जब कोई स्टेट वैकेंसी निकालता है पुलिस की, तो वो क्या करता है, अपने स्टेट के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहता है, इसलिए वो उनके कोटे को वैल्यू करता है, ठीक है, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो। लेकिन जब अदर स्टेट वाले भरते हैं यूपी के अंदर फॉर्म, तो उनको जो है जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। बट चूंकि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है ये सेंट्रल की वैकेंसी है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओबीसी से हो ओबीसी का कोटा मिलेगा, एससी से हो एससी का कोटे का फ़ायदा मिलेगा, और एसटी से हो तो एसटी के कोटे का फ़ायदा मिलेगा। बशर्ते कि यहाँ एक चीज़ है जो आपको ऐड करनी पड़ेगी कि आपको सेंट्रल के सर्टिफिकेट्स बनवाने पड़ेंगे कास्ट वाले। ओके। हाँ, स्टेट वाले यहाँ पर वैलिड नहीं होते। वो कहाँ कैसे बनवाएंगे लोग? मतलब तो उसका प्रोसेस सिंपल सा पोर्टल है आपका, वहाँ से जाके बन जाएगा। पोर्टल पे ऑनलाइन? हाँ बिल्कुल सिंपल है, इसका प्रोसेस कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जो बच्चे सोच रहे हैं दिल्ली पुलिस के फॉर्म को भरना, क्योंकि अगले महीने के बाद कभी वैकेंसी आ सकती है, तो वो अभी से अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लें, ताकि उनको बाद में दिक्कत ना हो। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा सर, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में लगने के लिए जितने मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए स्पेशली वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लें। ओके। हाँ, ये बहुत मेल कैंडिडेट्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है, उसमें क्योंकि टाइम भी लगता है। हाँ बिल्कुल सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से बनवा लोगे तो जब फॉर्म आएगा तो कम से कम ये नहीं कहोगे कि सर मेरे पास तो डीएल है ही नहीं और सर मैं फॉर्म नहीं भर पाऊंगा। तो ये मेल कैंडिडेट्स के लिए मैंने कहा। तो हमें फॉर्म भरते समय ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए? यस, उस वक्त सर वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि इफ यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, तो यस या नो करना पड़ेगा वहाँ। ओके। और ड्राइविंग लाइसेंस में मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, ड्राइविंग लाइसेंस 2 टाइप का होता है सर। एक होता है LMV, लाइट मोटर व्हीकल, हाँ, तो जैसे जो हम सिंपल कार चलाते हैं सर, वो होता है LMV का लाइसेंस, और एक होता है HMV, हैवी मोटर व्हीकल का, तो वो वाला होता है जो पीली नंबर प्लेट या ट्रक वगैरह जो चलाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको HMV का लाइसेंस चाहिए, तो आपका नॉर्मल जो LMV वाला लाइसेंस है वो भी चल जाएगा, वही चलेगा यहाँ पर। तो इसलिए लाइसेंस बनवाना जरूरी है, और 4 व्हीलर का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। फिर हम चलते हैं सर सैलरी पे सर। मैं भी एक्साइटेड हूँ सर इसके लिए। तो अगर हम लोग बात करें कांस्टेबल के इन हैंड सैलरी जो स्टार्टिंग में आप लोग को मिलती है सर, तो वो 40 से 45 हज़ार के बीच में लाई करेगी, कटा के सब। तो अदर स्टेट में कांस्टेबल की सैलरी से बहुत ज़्यादा है? हाँ थोड़ा सा, क्योंकि सर यहाँ आप दिल्ली में क्या होगा ना, दिल्ली में आपको फैसिलिटीज ज़्यादा मिल जाएंगी, सुविधाएं ज़्यादा मिल जाएंगी। दूसरा मैंने वही जो बोला कि आप घर में ही हो सर, घर से बाहर नहीं। दिल्ली पुलिस की ज्यादा है अगर कांस्टेबल की और यूपी पुलिस की कंपेयर करें तो। इसको आप ऐसे बैंक से भी समझ सकते हो, जैसे SBI में आपकी नौकरी लगे तो आपकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी, और आप किसी बैंक में लग जाओ, चाहे इलाहाबाद बैंक या किसी बैंक में, आपकी सैलरी पे स्केल सब कुछ सेम लगेगा, लेकिन आपकी सैलरी वहां कम होगी और SBI में जाएगा। तो वही सर दिल्ली पुलिस बोल रहे हैं सर। तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी है, 40-45 हज़ार का ड्रीम देखते हुए आप अपनी जॉब को ज्वाइन करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की जब अपन बात करते हैं सर, तो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होना है, जिस रिटन एग्जाम के अंदर आपके जनरल आपके वही सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग है, मैथ्स है, GS है, और यहाँ ना सर एक चीज़ ऐड हो जाएगी, कंप्यूटर। यस, दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए आपको कंप्यूटर अलग से पढ़ना पड़ता है, और कंप्यूटर अच्छे लेवल पे आता है सर। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ छोटा सा आएगा पार्ट, अच्छे लेवल पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कंप्यूटर पे भी अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। अगर आपने मान लो कोई बुक ली और उसको थॉरोली 3-4 बार पढ़ लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, तो आप बड़ा इजीली चीज़ों को निकाल पाओगे। सर एक चीज़ मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर जैसे मैं दिल्ली पुलिस की बात करूँ, तो दिल्ली पुलिस की भर्ती पिछले साल नहीं आई है, दैट मीन्स 2024 में वैकेंसी नहीं, 2023 में वैकेंसी आई थी।
और एक चीज आपने भी शायद नोटिस की हो सर, एमटीएस की वैकेंसी 2023 में भी आनी थी दिल्ली पुलिस की, सॉरी हाँ, बट वो आई नहीं थी उस साल भी। और इस बार जब आने की बात हुई थी तब तो थी, लेकिन कैलेंडर में उसका नाम फिर से नहीं है। हाँ तो MTS एक तो पता नहीं एमटीएस की वैकेंसी के साथ क्या दिक्कत है जो नहीं आ पा रही है। दूसरी चीज, इस बार सर अगर मैं दिल्ली पुलिस में बात करूं तो काफी पोस्ट आने वाली, मतलब काफी वैकेंसीज हैं, क्योंकि पिछले साल हाँ, का भी गैप फिल करेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आएगा एक आपका, उसके बाद आपका दिल्ली पुलिस AWO TPO आएगा, हाँ, उसके बाद दिल्ली पुलिस में अगर मैं बात करने की कोशिश करूं हेड कांस्टेबल भी आएगी। राइट, इन सबको मिला के लगभग 8,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आनी हैं, जिसके लिए कुछ दिन पहले एक शॉर्ट नोटिस भी देखने को हमें मिला था सर। तो अच्छा मौका है, और सब में बेसिकली मैं बोलूँ सर 12th पास अगर आप हैं तो आप सब एलिजिबल हो जाते हैं। तो 12वीं पास के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और स्पेशली फॉर गर्ल्स। ओके, हाँ, गर्ल्स आप लोग को देखो ना कोई DL देना है ना कुछ देना है, आपने बढ़िया से तैयारी करनी है, कोई फॉर्म फीस नहीं लगनी है, 0 रुपीज़, क्योंकि गर्ल्स आपके लिए कोई फॉर्म फीस SSC में लगती ही नहीं है। तो आपने अगर भर दिया और जी तोड़ मेहनत कर ली तो बेहतरीन तरीके से आप अपना सिलेक्शन ले लोगे। बस दिल्ली पुलिस वर्दी तो हाइट का एक मैटर है जो आपको थोड़ा सा रोक पाएगा। मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर हाइट, सर कम नहीं होती है सर बिल्कुल 170 सेंटीमीटर नॉर्मल लोगों की हाइट नहीं होती है सर। हाँ सर, तो मेल कैंडिडेट यहाँ बैरियर में ही थोड़ा सा फंसता है, और फीमेल 152 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट है तो आप सब लोग इस फॉर्म को जरूर भर के अपना सिलेक्शन ले सकते ओके सर। फाइनल क्वेश्चन सर, अच्छा। इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। हैं। जी जी सर। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की, मैंने 1 घंटा पढ़ा, मेरे हाथ में फ़ोन है, डिस्ट्रैक्शन, मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन की। नहीं सर बिल्कुल। जो लोगों में आजकल जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये पाया जा रहा है, एक 15 मिनट की बुक पे पहुँचे फिर फ़ोन आ गया हाथ में या मैसेज देना हो गया। सर उससे कैसे बचा जाए? मतलब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग उस पर नज़र देते नहीं है कभी, लेकिन कोई भी बंदा आज बिना फ़ोन के 10 या 15 या 1 घंटे नहीं रह सकते, ऐसा सर, मेरे को लगता है सर। नहीं सर ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और सर इसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है शॉर्ट्स में बोले अगर हम लोग तो जो इंस्टाग्राम है हमारा, राइट, इंस्टाग्राम पे। और सर ये चीज़ शायद आपके साथ भी होती होगी, हम जब रील क्रॉल करना शुरू करते हैं, स्क्रॉल करते करते हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा कब बीतता है ऐसा लगता है अभी 5 मिनट ही तो हुए थे। सर टीवी देख रहे हैं, हाँ, तब भी रील चल रही है, कुछ देख रहे हैं तो डबल काम हो रहा है सर, ऐसा बहुत बार हुआ है सर। तो सर पहले तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो और आप चाहते हो कि मुझे इसी बार जॉब लेनी है, तो सर आपको इन डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा। अगर आप इनसे दूर नहीं होगे तो आप इस भीड़ में और फंसते जाओगे और शायद आप सिलेक्शन ना ले पाओ। क्योंकि सर पता है क्या है, जैसे इस बार आप फ्रेशर हो, बिल्कुल आप पहली बार जॉब में तैयारी करने में आए गवर्नमेंट जॉब की, आप पहली बार लगे, आपने पहली बार में निकाल दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भीड़ कितनी है। क्योंकि हर साल सर 30, 35, 40 लाख बच्चा जो पास हो रहा है वो कहाँ आ रहा है, इसी कंपटीशन में तो आ रहा है। तो इसका मतलब बस मैं ये कहूँगा कि अगर आप तैयारी करने के लिए सीरियस कैंडिडेट हो तो आप इंस्टाग्राम अपने फ़ोन में डाउनलोड करना, लेकिन उसको जब फ्री टाइम हो, आपको एंटरटेनमेंट करना हो। क्या होता है ना सर, दिन भर हम पढ़ भी नहीं सकते, Right. हमें रिलैक्स भी करना है सर अपने आप को। तो थोड़े टाइम आपने देखा, और उसमें भी सर मैं आपको बताऊं, आपने एक चीज़ नोटिस की हो, आप जैसी चीज़ देखते हो इंस्टाग्राम यूट्यूब आपको वैसी चीज़ रिकमेंड करता है। हाँ, वो उसकी एल्गोरिथम ऐसी है। एल्गोरिदम ऐसी है। तो सर आप पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें देखो ना, हाँ, आप शॉर्ट ट्रिक्स देखो, आप रीजनिंग के मैथ्स के क्वेश्चंस देखो, जीएस की ऐसी वीडियोस देखो जो शायद सपोज 1 मिनट में अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट से याद करा दे, हाँ, इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी, हाँ बिल्कुल सर, 1 मिनट में आपको कोई नदियां याद करा दे, 1 मिनट में कोई आपको डांस याद करा दे, सर आप इनको देखिए ना। तो आप जैसी चीज देखोगे, जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बनते हैं। तो इंस्टाग्राम भी हमसे वही कह रहा है कि जैसी चीज तुम देखोगे हम वैसा ही रिकमेंड करेंगे। आप अभी मन में सोच लो एक जूता लेना मुझे, सर दिला दो। सर इंस्टाग्राम आपको तुरंत जूते के एड्स देने लगेगा। हाँ सर, ये है थोड़ा इंस्टाग्राम में बहुत। तो सर आप वैसी चीज सोचो ना कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है सीजीएल में, मुझे सीएचएसएल निकालना है, मुझे एसएससी में जॉब लेनी है, सर आपको वैसी वीडियोस रिकमेंड होंगी। और तब आपका ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तब आपका ये मोटिवेशन होगा। राइट, फिर तो उससे आप कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन को बेनिफिट कैसे मोटिवेशन में कन्वर्ट करने हैं वो सीखना होगा। और मैंने कहा ये सर कम टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि दिन भर मोटिवेट ही हो रहे हैं हम लोग, हाँ मतलब दिन भर मोटिवेशन चाहिए मुझे। तो आपने ये किया और उसके बाद आप फ़ोन को रखो साइड में, फोकस आपका सिलेबस होगा। आप अपने सिलेबस को बिल्कुल सीरियसनेस के साथ
4 से 5-6 महीने में पूरा करो। एक बार सर अपने सिलेबस पूरा कर लिया, एक बार अगर हमारा सिलेबस पूरा हो गया सर, कोई भी क्वेश्चन आप मुझे दे दो, मेरे से छूटेगा थोड़ी ना। और सिलेक्शन उन्हीं का हो रहा है सर जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जिनके बेसिक्स क्लियर हैं। जैसे एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, अभी जैसे एनटीपीसी का पेपर चल रहा है, तो जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे था सर और बच्चों से मैंने पूछा कि कैसा हुआ पेपर, तो बच्चों का पता है सर क्या कहना था कि सर जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जिनका सिलेबस पूरा है ना सर, पेपर वही बना पाएगा। क्योंकि आजकल पेपर में ना सर क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे बिल्कुल रटे रटाए कि ये युद्ध कब हुआ, 4 क्वेश्चन आ जाएंगे सर। और अगर 25 क्वेश्चन का पेपर है ना सर, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका अगर उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप उसका आंसर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन से बचना है। उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे मोटिवेशन में कन्वर्ट करें वो तरीका मैंने बता दिया। और उसके बाद सिलेबस और अपनी चीज़ों पर फोकस करें। अपने आप को ये दुनियादारी जो है ना सर, कि कोई क्या कहेगा, पड़ोस वाले क्या कह रहे हैं सर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। सर ये जो लाइनें हैं ना सर, ये ऐसे नहीं कही गई हैं सर, क्योंकि अगर हम इसमें फंस गए तो सर हम इसी में फंसे रह जाएंगे। वो रातों में जग करके जो सपने देखे थे, वो रातों में जग करके जो पढ़ाई की थी, वो दिन रात एक करके जो हमने चीज़ें की थी, वो तभी सफल होगी जब इन सब बातों से हम दूर हो जाएंगे। और जब हम 6 महीने बाद निकलेंगे ना सर कहीं से, सर हम गायब कहाँ थे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस परेशानी से थे, आपने कितनी प्रॉब्लम फेस की, बीमार रहे, जिंदा हो, मर गए, लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल एक ही चीज़ से पड़ता है कि आपका रिजल्ट आया कि नहीं। और कहते हैं ना सर 0.25 से भी रुक गया तो फेलियर ही है, फेलियर ही कहा जाएगा आपको। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया और उस पीडीएफ में नाम आ गया तो सर केवल आपसे लोग एक ही चीज़ पूछेंगे, क्या, बधाई हो आपका सिलेक्शन हो गया, यही चीज़ कहेंगे आपको। लेकिन उस वक्त भी आपसे कोई ये नहीं पूछता सीरियसनेस के साथ दिल से कि नहीं आपको कितनी समस्याएं आई थी, कितनी परेशानियां आई थी। उस वक्त घर वाले भी आपको कुछ कह रहे होंगे और खानदान वाले तो ठेका लेके बैठे हैं सर, वो तो ठेकेदार हैं कहने के लिए, फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे वही पता है क्या कहेंगे, सर ये दिन रात मेहनत करता था, मुझे पता है ये पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब वही है ना कि सर हम बार बार उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए हम फ़ोन ही नहीं करते थे। वो फ़ोन इसलिए नहीं कर रहे थे कि आप तैयारी करो, फ़ोन इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो आपको भूल चुके हैं। मतलब मंजिल पे पहुंचने के बाद कोई रास्ता याद नहीं रखता। सर सच्चाई है सर। आप कि जैसे कहते हैं ना सर, आप कहीं चल के गए, आपको कितनी परेशानी हुई, कोई पूछने आया आपसे, आप वहां टॉप पे पहुंच गए, लोग बस वो देख रहे हैं। पॉइंट है। हाँ? तो सर एक और क्वेश्चन है सर मेरा, मतलब हमारा प्रमोशन है, हमने एक चीज़ स्टार्ट करी है सर। यस सर। तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ सर। हमने ना सर आजकल लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। तो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं बच्चे, जो कि है क्लासरूम। बिल्कुल। क्योंकि जब ऑफलाइन पढ़ते थे बच्चे तो क्लास का दोस्त बनता था, तो उससे बातें होती थी, उससे नोट शेयर होते थे, उससे अपनी प्रॉब्लम बताते थे, कभी वो अपनी प्रॉब्लम बताता था, तो वो टच ना मिस है। बिल्कुल सही बात। तो उसको हमने दोबारा फिर से लाने के लिए एक प्रयास किया है, हमने बनाया ऑनलाइन क्लासरूम का एक टेलीग्राम। गुड। ठीक है सर। तो अब उसमें क्या करना है हमें सर, हम सारे बच्चे जोड़ेंगे उसमें, मतलब जो भी इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगा देंगे। तो जो बच्चे क्लास पढ़ी सबसे, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा, कहीं से भी पढ़ रहा, उसमें जुड़े और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे। आप अपने जब कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा शेयर कर दिया, किसी के नोट शेयर करो, तो वो आपका अपना घर है, ऑनलाइन क्लासरूम। आप आओ, बैठो बात करो। पर अगर उसमें एक रूल है उसका सर। अच्छा, उसमें रूल है सर। उसमें एक रूल है कि किसी ने कोई बदतमीजी करी, किसी को परेशान किया या कुछ ऐसी हरकतें करी जो असहनीय है, तो उसको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। बाकी हमारी तरफ से उसमें बहुत सारी PDF मिलेंगी। एंड इवन मैं भी चाहूँगा सर आप भी उस क्लासरूम में ज्वाइन करें, बच्चे जब भी मतलब उनको कुछ नीड होगी देन। तो जैसे सर आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो मैं तो जुड़ना चाहूँगा सर, मैं उस ग्रुप को अभी तुरंत ज्वाइन कर लूँगा। अब जैसे सर एक आपने कहा था शुरुआत में जब मैंने एक फ्री गिफ्ट दिया सर साइकोमेट्रिक टेस्ट वाला, तो आपने कहा सर यहाँ का रूल है। हाँ सर। वैसे सर शुरू में आपने एक बात कही थी सर कि यहाँ कोई रूल नहीं है, लेकिन आपके 2 रूल निकल आए बीच में सर। नहीं सर, ये बच्चों के लिए रूल है। बिल्कुल। तो दूसरे रूल मैं एक चीज़ मैं अपनी तरफ से सर फ्री
गिफ्ट देना चाहूँगा और बच्चों को बिल्कुल सर। कि जैसे कि सर आपको पता होगा कि हम लोग का जो एसएससी अड्डा का परिवार है वो अभी 10 मिलियन का हुआ था। हाँ बिल्कुल सर। तो सर हमारी एक डायमंड बटन जो है वो अभी कल आई है हमारी। हाँ बिल्कुल। तो सर हमने उसको भी सेलिब्रेट किया क्योंकि सर वो जो एक फील है ना सर उस पे मेहनत करके उस चीज़ को अचीव करने का, वो हम लोगों ने उस दिन सच में फील किया। सर आपने भी फील किया होगा उस चीज़ को जब डायमंड बटन आपके हाथ में आई होगी, लगा हो यार कि वर्षों की मेहनत, कितने सालों की मेहनत आज सफल होती हुई दिख रही है। तो मैं क्या चाहूँगा सर कि कुछ बैचेस हैं सर, आरंभ और प्रारंभ बैच, यानी जो रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं और जो एसएससी की तैयारी करना, हाँ वही मैं बताना चाहूँगा सर कि जो रेलवे या एसएससी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए अभी एक ग्रुप में एक लिंक पड़ जाएगा सर। हाँ। बिल्कुल। और आप सब लोगों से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हो, सभी के सभी बच्चे, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जैसे होता है ना कि सर मैं रेलवे की खाली तैयारी करता हूँ, मैं एसएससी करता हूँ, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप दोनों बैच में एनरोल करो, ज्वाइन करो। क्योंकि देखो बेटा, आप जब सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तो जो भी थोड़े से अपडेट्स या थोड़े से चेंजेस होते हैं दोनों एग्जाम के पैटर्न में, वो आपको क्लियर हो जाएंगे और पेपर कैसा भी आ जाए फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्री आरंभ बैच और प्रारंभ बैच आपको इस ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। जी ठीक है सर। चलो आप सर आपने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है तो हमारे यहाँ एक हम आज से ही रिवाज स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, हम जो भी गेस्ट आता ना उसको भी एक गिफ्ट देते हैं सर। अच्छा जी जी ठीक है सर, हमारी तरफ से आपको सर एक पेड़ है सर हमारी तरफ से। हाँ आपको मैं उठा के दे देता हूँ सर। जी सर। सर थैंक यू सर। ठीक है सर, इसमें ये है सर, एक और है हाँ कि ये पेड़ है, जितने भी इस पे कमेंट आएंगे उतने पेड़ हमारी तरफ से लगेंगे सर। सर ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो ये जो गिफ्ट होता है ना, ये गिफ्ट एक्चुअली में एनवायरनमेंट को लेकर के है सर। बहुत अच्छा लगा कि सर एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं आप। तो आप लोग एक काम ज़रूर करिएगा, इस वीडियो के नीचे ना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट चाहिए, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि बहुत सारे पेड़ हम लगाएं। क्योंकि सर टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं, कहाँ हम पहले 30-35 डिग्री पे थे, तभी सर हमने 50-55 पे। सर एसी भी अपडेट हो रहा है। पहले सर 50 डिग्री पे लास्ट होता था, अब 55 डिग्री सेल्सियस पे आ चुके हैं। तो सर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी नहीं। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना बढ़िया गिफ्ट मुझे दिया। और सर थैंक यू अगेन एक बार कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। सर सब्सक्राइब करने के लिए और बोलो। अच्छा ये बोलना है सर। तो अगर आप लोग को सर ने जो इतना बढ़िया, इतना मतलब अच्छा पॉडकास्ट रखा जिसमें आपके जितने बेसिक डाउट्स थे, जो आपके क्वेश्चंस थे, जो शायद हम लोग तक आप पहुंचा नहीं पाते हो, सर के माध्यम से पहुंचा और सर ने उसको बहुत अच्छे तरीके से पूछा हमसे और हम आपको, मुझे लगता है कि अब सारे डाउट्स क्लियर हो गएंगे। तो आप लोग को एक काम ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट हो तो सर के माध्यम से ही सही, बट आपके वो डाउट्स क्लियर होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक और जितना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये जो मैसेज है ना सबके पास पहुंचना चाहिए। थैंक यू।